माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कृषि उत्पादों का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। देश के दूर दराज इलाकों के किसानों को भी इसका फायदा मिले और वो भी अपना उत्पाद निर्यात कर सकें। जैसे पूर्वांचल के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत देवरिया तथा बलिया कृषि उत्पाद के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध है। यहाँ खाद्यान्न के साथ साथ फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ फलों और सब्जियों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन वर्तमान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई केंद्रीय दल भेजकर देवरिया और बलिया सहित पूर्वांचल में निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मंत्रालय की कोई मंशा है? अध्यक्ष महोदय, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अपने अंक में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की एक बहुत बड़ी उपलब्धि का उल्लेख किया है। हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो $400 बिलियन तक पहुंचा और निर्धारित समय सीमा से 9 दिन पूर्व पहुंचा, और इसमें हमारे कृषि निर्यात की एक बहुत बड़ी भूमिका है, एक बहुत बड़ा योगदान है। 2018 में भारत की सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आई और हमने तय किया कि हम कृषि उत्पादों को दुगना करेंगे और साथ ही साथ हम किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे और हमारे किसानों के और कृषि उत्पादों को हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करेंगे। इस दृष्टि से हमने अपने इंटरवेंशंस को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाने का काम किया है। हमारी एक संस्था एपिडा है जो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। पूर्वांचल का जो उल्लेख माननीय सदस्य जी ने किया है, मैं उनको विशेष तौर से बताना चाहती हूं कि एपिडा खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इस दृष्टि से ध्यान दे रहा है और वहां पर जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एफपीसीज हैं, उनसे संपर्क करके डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्लान जो बनाया गया है, उसके तहत ऐसा कोई भी कृषि उत्पाद जिसके अंदर निर्यात का पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करके उसके निर्यात की दृष्टि से संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। धन्यवाद। आपने जो उल्लेख किया है बलिया या देवरिया का, वहां पर भी जो कृषि उत्पाद है एपिडा के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान में उसको सम्मिलित करा के उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखकर हम वहां के उस उत्पाद को आगे दूसरे देशों में निर्यात करने के प्रबंध करेंगे। ऐसे तो आपका प्रश्न का पूरा जवाब आ गया, तो फिर माननीय मंत्री जी ने रवि किशन जी ओके जवाब दिया है। ओके अध्यक्ष जी, रवि किशन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों की आय को दुगना किया जाए और बहुत क्रिस्टल क्लियर उनकी मंशा रहती है हमेशा। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। गोरखपुर एक बहुत बड़ा महानगर है और बहुत फर्टाइल जमीन है, वहाँ फल फ्रूट सब्जियां बहुत होती है। बस उनकी निर्यात के लिए आई वांटेड कि एक एक्सपोर्ट हाउस की सरकार की माननीय मंत्री जी की मंशा क्या है और अगर है तो कब तक पूरा किया जाएगा? मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एपिडा, उसके माध्यम से जो एफपीओज हैं, जो एफपीसीज हैं, उनको पूरी तरीके से जो सहयोग प्रदान करना है वो किया जा रहा है। फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल के जरिए से हमारे किसानों को एक्सपोर्टर्स से जोड़ा जा रहा है मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए। इसके साथ ही साथ जो आपने गोरखपुर का उल्लेख किया, मैं बताना चाहूंगी कि काला नमक चावल, उसका हमने निर्यात इस क्षेत्र से करना प्रारंभ कर दिया है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी एपिडा की एक भूमिका है और किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एपिडा के पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। आपके यहाँ भी अगर किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता है तो एपिडा के माध्यम से या हमारे मंत्रालय की एक और स्कीम है टाई स्कीम, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, जिसमें हम 20 करोड़ तक का ग्रांट दे सकते हैं। उसके तहत उस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है। श्री गिरीश चंद्र जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि किसान कनेक्ट पोर्टल कार्यक्रम किसानों के लिए कैसे काम करता है? क्या किसान इस पर अपनी समस्या या उनके कुछ सुझाव को अमल किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? क्या इस पोर्टल पर किसान अपनी शिकायत भी कर सकता है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल बनाया उसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश के किसान बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद पैदा करते हैं, चाहे वो फल फूल सब्जियां हो या अनाज हो,
और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम देश के निर्यात में उसका योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के किसानों को एक्सपोर्टर्स से कैसे कनेक्ट किया जाए, इसके लिए ये पोर्टल तय किया गया है। तो हमारे जो किसान भाई होते हैं वो उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, एपिडा उनकी मदद करता है, इसके माध्यम से एक्सपोर्टर्स से उनका संपर्क होता है, उनको मार्केट लिंकेजेस मिलते हैं और एपिडा साथ में साथ किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करता है कि कैसे वो एक्सपोर्ट के लायक अपने प्रोडक्ट को बनाएं और किसी भी प्रकार के उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनकी जो क्वेरीज होती हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं, उसके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3,295 किसान और 3,315 एक्सपोर्टर्स हैं जो इस पर रजिस्टर्ड हैं। श्री D.M. Kathir Anand. Sir, the question is about the organic cotton. So, question number 384. A statement is tabled, sir. Sir, the question is whether the production and the area of cultivation of organic cotton increased from 300 to 400% after COVID-19. If so, I need the details. The details of India's organic cotton production and the exports in terms of quantity and value. Whether any organic certification agencies violated the National Program of Organic Cotton, the certifications were made but they violated it. Whether any agency has been suspended by the APEDA, Agriculture Processing and Food Processing Development Authority. If so, the details I seek, sir. Whether the organic certification agency certified those grower groups in the areas, the details I seek, sir. Sir, the honourable member has actually repeated the question. Sir, I request you to refer to the written reply that I have sent. Each and every part of the question has been answered. If you have any supplementaries, I would be happy to answer. Sir, if you want me to repeat, I can repeat the written answer. But it has been answered already in the written reply. नहीं, आपने अगर वर्बली पूछा तो आप जवाब दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? सर, मैं इस सदन को बताना चाहती हूँ कि दुनिया में जो हमारा ग्लोबली द ऑर्गेनिक सर आपको मैंने इजाजत दी, आपको इजाजत सप्लीमेंट्री में दूंगा। After supplementary allow you. Organic cotton and it is involved with the farmers. If I request the minister to answer in English so that the entire country will be aware of it, sir. I request. I'm answering in English, sir. So first part of the question, you asked me about the area of cultivation and the production. Both things have increased. The area of cultivation under organic products has gone up by 153%. And the production has gone up by 142%. I also want to inform the honourable member that insofar as the area of cultivation and production is concerned, it is the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare which looks into it. Our roles, the role of Department of Commerce comes in when we have to certify the agencies. So the global market for the organic products has grown very big. It is as high as 106.4 billion euros. And the major markets are US, European Union, Canada and Great Britain. The Indian products globally have been recognized and our organic products have made a mark across the globe. We started the national program on organic production way back in 2001. Since then, our production has also increased and our exports have also gone up. So our exports have increased from 62 crores in 2002-03 post the NPOP to 7,778.50 crores in the year 2020-21. Now, why has this been possible? So this has been possible, such a record growth, because under the NPOP, we frame national standards for the production of organic products. And we are very stringent about it. Our national standards are never compromised with, and the farmers, the producers, the growers are always expected to adhere to those national standards throughout the entire operations whenever they produce any organic product. There are certification agencies or bodies which are certified by the National Accreditation Board. They are accredited by this body, and they look into and certify the organic products and give them the India Organic Mark. In case there is ever any complaint, APIDA looks into it,
The evaluation committee looks into it. They send their support to the report to the NAB. And if there are irregularities, if there are malpractices, if there is any procedural lapse, we tend to suspend the accreditation of those certification bodies to make sure that the standards which are in harmony with the international standards are never compromised with, because India's reputation, we don't want to put it at stake. Our organic products, I emphasize, sir, are recognized globally. Supplementary. Sir, the quantum of an organic cotton turnover, as per Minister has mentioned, is almost 150 crores, 1,50,000 crores. Sir, 40% of the organic cotton farmers are fictitious. They are giving a false statement. Because of this, the real organic growers are being punished and they are being harassed. When the organic farmers, they are asking for a clarification or they are going for an export for overseas countries, because of the malpractitioner exporters, the entire organic cotton market is being put to at alarm state. Not even for cotton, sir, for even spices and other things, because this is India is a big market for agriculture commodity. So when it goes to international market, if I can give you an example, chili exports, they put our shoe dye, whatever material they use for polishing our shoes is mixed with the chilies. Haldi, turmeric, they use the color, artificial colors into the haldi. So when these kind of commodities, when go to international market, the Indian pride goes down. So I request the minister, what kind of activities have you started to curtail this? And also the agencies which are marking them organic, fit for exports, whether they have violated anywhere, and have you punished them or degraded? This is my supplementary. Sir, I already explained in detail. I would like to repeat that we do not compromise with the reputation of the nation. So the products which are certified as organic by the certification bodies, there are certain standards which they have to adhere to. I want to bring to the notice of the honourable member, there are several certification bodies against which we have taken action. So in 2013, there's Natural Organic Certification Agro Private Limited, the suspension of accreditation under NPOP and termination of accreditation under NPOP, which was for 6 months. Similarly, there is Biocert India Private Limited in 2015, where the accreditation was terminated under NPOP, and 2019 Intertech India Private Limited, the suspension under NPOP and a penalty of 5 lakh rupees for 6 months. So there is a big list of certification bodies. We do not compromise at all. If there is any complaint of any malpractices, we take action. We never refrain from taking action against such bodies. And we have the whole operational structure which is functional to make sure that our products which are going into the global market certified as organic products, they follow certain standards. We have made an operational structure under the NPOP program. So we have the National Steering Committee, which is headed by the Secretary Commerce, and there are 3 other committees which support this committee, under which one of the committees is the National Accreditation Board, which is headed by the Additional Secretary. There's also a technical committee whose job is to look into and revise the standards as and when it is required. There's also an evaluation committee which makes a regular periodic assessment of these bodies to make sure that no standards are done away with. E.T. Mohammad Bashir. No. E.T. Mohammad. Small question. Hello? Small question. E.T. Mohammad Bashir. Sir, thank you very much, sir. Sir, this boosting of this cultivation of organic products is very important. Whether it is cotton or a food item, that is to be encouraged. I congratulate the Minister for giving a detailed reply on this. But, sir, there is a fact. There is an obstacle in front of this organic farming. What is that? That is genetically modified things. A lot of experiments is needed for that, sir. Without that kind of experiment, if that is used in the cultivation side, it's a very dangerous thing, sir. My opinion, sir, without a proper certification of genetically modified food and other things,
these cultivators, farmers are misled, sir. I humbly ask the Honourable Minister whether you are aware of this danger. If so, what step you are going to take to address this issue? So it's really not related to the mandate of Department of Commerce. As I said earlier, we only come into play when the certification of the organic products is required. सुरेश दानोकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे लोकसभा क्षेत्र चंद्रपुर के ज्यादातर किसान कॉटन की फसल उगाते हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि किसानों को ऑर्गेनिक कॉटन उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी। सर, आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन। ये जितने भी आपने हिंदी में पूछा या इंग्लिश में? आप तो जिसमें जाओ उसमें जवाब दे दो। सर, ऑर्गेनिक कॉटन की खेती के संबंध में जो प्रोत्साहन है वो हमारा जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है वो देता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की भूमिका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के निर्यात से संबंधित है और उसमें हमारी मुख्य भूमिका है उसके स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने में और उसके निर्यात के लिए जो तमाम हमें कायदे कानून बनाने हैं उसके लिए। 387 राजू बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 387। सर, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे मेरा प्रश्नों का बहुत लंबा और अच्छा उत्तर मिला है, बट मेरा एक जगह थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सब्सिडी को लेकर के। इसमें कहा गया है कि किसी तरह की सब्सिडी पेंडिंग नहीं है। जितना मैं जानता हूं पिछले 2 साल से टी बोर्ड ने जो सैंक्शन लेटर देते थे वो रोक करके बैठे हैं और इस तरह की कोई गाइडलाइंस मंत्रालय की तरफ से इशू नहीं है। मैं चाहता हूं मंत्रालय एक बार इसको अच्छे से देख लें। सर, दार्जिलिंग चाय उद्योग में एक अपनी शान रखता है, लेकिन आज समस्या ये है उसमें ग्रहण लगा हुआ है, वर्कर भी दुखी हैं और जो टी प्लांटर्स है वो भी बड़ी समस्या में हैं। मेन तो 2019 में सर मोदी जी की नेतृत्व में कोड ऑन लेबर करके जो श्रमिकों के हित में जो बिल पास हुआ था, आज तक वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि इस विषय में वो क्या कदम उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सप्लीमेंट्री में 2 विषय उठाए गए हैं। पहला विषय जो है वो सब्सिडीज को लेकर है। इसमें मैं सदन को बताना चाहती हूं कि टी बोर्ड की TDPS स्कीम है, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम को हमने 2020-21 से 21-22 से 25-26 तक जब कंटिन्यू किया तो इसमें हमें 967.78 करोड़ इतना आउटले मिला, जिसमें जो 298.76 करोड़ था वो सब्सिडीज के पेंडिंग सब्सिडीज के क्लियरेंस के लिए था। उसमें एक जो ऑपरेशनल मोडालिटी है या जो स्कीम गाइडलाइंस है उसमें ये तय किया गया है कि जहां भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर हो चुका है, जहां हमने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है या जहां हम एक इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, तो जहां एक इंस्टॉलमेंट हम दे चुके हैं उसको प्रायोरिटी पर रखते हुए, उसके बाद जहां हमने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी है उसको सीक्वेंस में रखते हुए, जहां भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू हुआ है, ये हमारा जो 298.76 करोड़ है इसमें सारी हम पेंडिंग लायबिलिटीज को क्लियर करेंगे। और टी बोर्ड ने इन्फॉर्म किया है कि जितने भी एलिजिबल केसेस हैं वो सारे केसेस में जो हमारे पेंडिंग ड्यूज थे हम उसको क्लियर कर चुके हैं। अभी किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर से संबंधित है। अध्यक्ष जी, जहां टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर की बात है, हमारे TDPS स्कीम में भी एक वेलफेयर कंपोनेंट होता है जिसके तहत हम धनराशि का रकम का प्रावधान करते हैं। उसके माध्यम से हम ये काम करते हैं, जैसे उनकी एजुकेशन है, हेल्थ है, हाइजीन है और तमाम हाउसिंग फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन मोटे तौर से जो टी गार्डन वर्कर्स का वेलफेयर होता है वो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत गवर्न किया जाता है। अब ये हमारे 2 लेबर कोड में सब्ज्यूम हो चुका है, एक जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है और दूसरा हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है।
इस कोड के संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि हम एक गैजेट नोटिफिकेशन 2020 में कर चुके हैं, लेकिन इसको लागू करने में इससे संबंधित जो रूल है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की एक भूमिका है, क्योंकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो अभी जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, ये जो लेबर कोड से संबंधित रूल्स हैं वो वहां की राज्य सरकार को फ्रेम करने हैं और हमारा मंत्रालय निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि इससे संबंधित रूल्स पर जो एक्शन लेना है सरकार को वो जल्द से जल्द ले। राजू जी, धन्यवाद सर। जैसे ही ये लेबर कोड बिल लागू होता है तो हमारे श्रमिकों को कम से कम उनको मिनिमम वेज की गारंटी प्रदान करता है सर। इसी तरह मेरा आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न है, जो 200 वर्ष से ज्यादा समय से चाय बागान में जो श्रमिक रहते हैं उनका अपना घर है, उनका अपना मकान बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है उनका जमीन का पट्टा उनके पास नहीं है। और जितना मैं जानता हूं शायद मंत्रालय ने भी कुछ पहल की है इस विषय को लेकर के। मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहता हूं कि प्रजा पट्टा इश्यूज को लेकर के केंद्र सरकार या मंत्रालय की तरफ से हम कोई कदम उठा रहे हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, प्रजा पट्टा का जो विषय है इसे हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी पहले भी उठाते रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यही सदन को सूचित करना चाहती हूं कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें केंद्र का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं हो सकता है। बंगाल के या किसी भी राज्य के जो एग्जिस्टिंग लैंड लॉज होते हैं उसके आधार पर वहां की सरकार को तय करना है कि जो टी ग्रोअर्स जो कल्टीवेट कर रहे हैं किसी लैंड को और बहुत समय से उनके पास है, उसके ओनरशिप राइट्स उन्हें देने हैं या नहीं देने हैं। हमने आपके अनुरोध पर पश्चिम बंगाल की सरकार को रिक्वेस्ट किया, 2 बार उनसे हमने पत्र भेजा। 26 फरवरी 2021 को हमने पत्र भेजा और 6 सितंबर 2021 को, लेकिन ये निर्णय राज्य की सरकार नहीं लेना है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। सुदीप बंदोपाध्याय जी, आपको लीडर को दिया। सर, टी इज ए ड्रिंक next accepted after water in the whole of the world. And sir, tea board headquarters is in Kolkata city under my parliamentary constituency. I should rather tell you that India was the largest tea exporter. Now it has come to the 4th position after Kenya, Sri Lanka, China, Indonesia. And Darjeeling teas are accepted as one of the best tea in the world. And the conditions of the tea gardens in the North Bengal area mainly are in a very serious condition. Tea gardens, few tea gardens are closed. Ministry of Commerce assured that these tea gardens will be opened under the care of Ministry of Commerce. Nothing, no step has been taken so far. I want to know how many tea gardens in Darjeeling or in Duars area in North Bengal are closed up till now, and whether Minister is in a keen mood to go and visit the on-spot inquiry about the tea gardens, because this tea imports foreign money in the government exchequer. We should not forget it. अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा विस्तार से इस विषय को रखूंगी। पूरे देश के अंदर आज हमारे पास 1569 इतने टी स्टेट्स हैं जो बंद हो चुके हैं, जिसमें 12 जो हैं वो हमारे 1569 स्टेट्स हैं जिसमें 12 हमारे बंद हो चुके हैं। इसमें से 9 पश्चिम बंगाल में है और 3 केरल में है। एक टी गार्डन क्यों बंद हुआ, इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है, इसकी बहुत सारी वजह है। इसकी टी गार्डन की जो यील्ड है वो पुअर है, या वहां पर मैनेजमेंट के कोई डिस्प्यूट्स हैं, ओनरशिप के कोई डिस्प्यूट्स हैं, या इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेस्ट्रेंड है, या उसका हम मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तमाम कारण होते हैं। हम जब किसी भी टी गार्डन को क्लोज डिक्लेयर करते हैं तो ये राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पे करते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा टी गार्डन बंद हो जाता है, हमारा जो टी एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविजन है कि यदि केंद्र चाहे तो उसको वो अक्वायर कर सकता है, लेकिन ऐसा निर्णय हम बहुत बार लेते नहीं है क्योंकि ये कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाता है या कोर्ट्स का कोई डिफरेंट ओपिनियन होता है। आमतौर से किया यह जाता है कि उसकी ओनरशिप राइट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहती है, और अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है जो उसको चलाना चाहते हैं, 11 साल की लीज पर हम उसे देते हैं
और वो उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है। ये एक प्रचलन है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। थैंक यू। राजदीप राय। Thank you, Mr. Speaker, sir. I happen to come from Assam, which happens to be the center of tea activity in the country. Assam produces 70% of the tea in the country, and it has been going on for the last few decades. Through you, I would like to ask the Minister whether there is any plan of the Government of India to shift the tea board office from Kolkata to Guwahati, which happens to be the center of activity. Why I say you this? May I finish my question? I need your protection, sir. Why I say this? Because आपका प्रश्न क्या है? Whether the government of India plans to shift the tea board office and the headquarter of other tea trading multinational companies or other companies to Guwahati from Kolkata. That is my first question. Second question. There are many. मंत्री जी, सर एक ही पूछा था, दो नहीं पूछा था। सर, ये प्रश्न से संबंधित नहीं है। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर में विवरण किया गया है कि कितना बड़ा पैकेज मिला है, तो कहीं लगभग 250 करोड़ का पैकेज का विवरण किया गया है और कहीं 11 करोड़ का पैकेज का विवरण किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा पैकेज वित्त मंत्री ने पिछले साल 2021 में अपने भाषण में घोषित किया था, 1000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री के नाम पर उस पैकेज का आज कोई विवरण नहीं। वो पैकेज गायब हो गया। उस 1000 करोड़ से एक पैसा भी ना दार्जिलिंग को गया है ना असम को आया है। तो वो बताएं कि ये वित्त मंत्री का जो ये स्कीम है या वित्त मंत्रालय का जो स्कीम है, इसको लेके आपकी मंत्रालय क्या कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले गौरव जी असम से आते हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहती हूं कि सरकार की नीति और नीयत, इस पर किसी भी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हमने 2021-22 के बजट में 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की। खास तौर से जो टी गार्डन में महिला वर्कफोर्स है, उनको और उनके बच्चों को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से इसमें समय लगा है और मैं इसको आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। विस्तार से तो आप देना, समय खत्म हो गया ना, 12 बजे। अध्यक्ष जी, फिर सवाल का उत्तर नहीं होगा। अध्यक्ष जी, सवाल का उत्तर नहीं होगा कि गौरव जी ने प्रश्न। आप कहते हैं कि सरकार गंभीरता से काम कर रही है। अध्यक्ष जी, टी बोर्ड ने 1000 करोड़ का जो ये पैकेज अनाउंस हुआ, उसके उपरांत प्रधानमंत्री 4 श्रमिक प्रोत्साहन योजना को ड्राफ्ट किया और इसको आगे बढ़ाया। इसमें एक ओपिनियन ये आया कि जो तमाम वेलफेयर के प्रोविजंस हैं, एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो या अन्य कोई सुविधाएं हो, हमारे भारत सरकार के पहले से ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं जिनकी कई स्कीम्स के जरिए ये तमाम फैसिलिटीज हम उपलब्ध करा रहे हैं और उनके पास पहले से एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म उपलब्ध है। उसके बाद हमने ये तय किया कि टी बोर्ड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करेगा और इन मंत्रालयों के तहत इन योजनाओं में हम उनके बजट के ऊपर पैसा देके ये तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनको पहुंचा सकते हैं। उसमें एक ओपिनियन ये भी आया कि अगर हम चाहें तो एक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो या अस्पताल हो, मेडिकल सेंटर्स हो, आयुष एंड वेलनेस सेंटर्स हो, स्कूल्स हो, कैंटीन्स हो, क्रैश हो, ये तमाम चीजें हम कर सकते हैं। फिलहाल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो एक एक्सपर्टीज है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो इन तमाम मंत्रालयों का, जैसे लाइन मिनिस्ट्रीज हमारा WCD है या एजुकेशन मिनिस्ट्री है या हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है या यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, इनके माध्यम से इनको एडिशनल फंड्स उपलब्ध करा के ये कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, जिससे ये सारे वेलफेयर प्रोविजंस हम उस इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचा सके। लेकिन अभी ये विचाराधीन है, ये हमारा एक प्रस्ताव है जो हमने रखा है, ये विचाराधीन है। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने नहीं, कोई जुमला नहीं है। नो गौरव जी, इट इज नॉट एट ऑल सर, ये कोई जुमला नहीं है, ये कतई जुमला नहीं है। ये सरकार की एक बहुत ही इन डेप्थ थिंकिंग है, एक इन डेप्थ प्लानिंग है और बहुत सोच समझकर और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम सारे लाभ को इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जुमला नहीं है, आप इसे समझने से इनकार कर रहे हैं, आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ हमारे
पश्चिम बंगाल और आसाम के जो भी हमारे टी गार्डन वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, आप उनके हितों के साथ नहीं है, इसलिए आप सुनना नहीं चाह रहे। आप अगर टी गार्डन की वर्कफोर्स के साथ हैं, अगर आप उनके हितों के साथ हैं, तो सुनिए, सरकार बहुत ही व्यवस्थित ढंग से 1000 करोड़ के पैकेज के लिए योजना बना रही है और योजनाबद्ध तरीके से उसे हमारे जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं उन तक पहुंचाने के लिए एक मंथन कर रही है। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, प्रश्नकाल समाप्त। आप सुनना नहीं चाहते हैं और ना ही आप समझना चाहते हैं। अगर आप समझना नहीं चाहते हैं, अगर आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपको नहीं समझा सकते। प्रश्नकाल समाप्त। Understand the government is deeply committed to the interest of the beneficiaries, the women workers in our workforce, in the tea gardens, the children's welfare. We are deeply committed to it, and you must understand what I'm trying to explain to you in great detail. Thank you, sir. प्रश्नकाल समाप्त।